हेलो एवरीवन। तो जैसे कि अपन पढ़ रहे थे लागत की अवधारणा, उसमें अपन ने बेसिक 3 चीजें पढ़ ली थी। जैसे कुल लागत में कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनसे कुल लागत अपने निकल के आती है। तो अपन ने बात की थी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। इनके बारे में अपन पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ते हैं चौथी जो लागत है, औसत स्थिर लागत। देखिए, जो अपन ने स्थिर लागत पढ़ी थी, इससे पहले अपन ने स्थिर लागत पढ़ी थी और परिवर्तनशील लागत भी पढ़ी थी, जिनसे फिर अपन कुल लागत निकल के आई दोनों के टोटल से। तो अब देखिए, औसत स्थिर लागत, जो स्थिर लागत थी अपनी, उसी का एवरेज ज्ञात करना है। जो अपन ने औसत लागत पढ़ी थी, स्थिर लागत पढ़ी थी, स्थिर लागत का ही अब औसत ज्ञात करना है। तो उससे औसत स्थिर लागत अर्थात AFC, वो अपन ने पढ़ी थी TFC। अब अपन पढ़ेंगे AFC के बारे में, अर्थात एवरेज फिक्स कॉस्ट। TFC से एवरेज कैसे ज्ञात करना है। देखो, औसत स्थिर लागत कहते किसको है कि इसकी डेफिनेशन ये होगी कि अल्पकालीन कुल स्थिर लागत में कुल उत्पादित जो मात्रा है, हमारी क्वांटिटी है, का भाग देने से जो लागत हमें प्राप्त होती है उसे औसत स्थिर लागत कहते हैं। तो अर्थात अल्पकाल में, अल्पकाल के लिए पढ़ रहे हैं अपन, दीर्घकाल के लिए इसके बाद में पढ़ेंगे। तो देखो, अल्पकाल में जो आपकी कुल स्थिर लागत है, अगर उसमें क्वांटिटी का भाग दे दिया जाए या मात्रा का भाग दे दिया जाए तो उससे हमें प्राप्त होती है औसत स्थिर लागत। ठीक है, तो सूत्र हो जाएगा AFC बराबर TFC बट्टे क्वांटिटी। भाई, हमारी जो AFC औसत ज्ञात करना है, तो जो कुल फिक्स कॉस्ट है उसमें मात्रा का भाग दे देंगे। या फिर अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, AFC बराबर हो सकता है अपना, जैसे अपन के पास अगर AC हो, AC के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट, जैसे कि अपन इसके बाद में पढ़ेंगे अपन औसत परिवर्तनशील लागत, फिर अपन पढ़ेंगे दोनों की औसत लागत, अर्थात TC से AC कैसे ज्ञात किया जाए। तो ये हो सकता है एक और इसका जो सूत्र है वो हो सकता है AC में से आप अगर AVC घटा दो तो आपके पास बचेगी AFC। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, औसत स्थिर लागत की। अब देखो, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि औसत स्थिर लागत है, उसका जो वक्र है उसके बारे में पूछ लिया जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सी लागत होती है जिसका वक्र आयताकार अतिपरवलय या हाइपरबोला जिस प्रकार का होता है उस साइज का आपका क्या होता है, वक्र होता है। तो ये जो वक्र है ये होता है आपका AFC का। AFC जो वक्र है उसका आकार है वो होता है आयताकार अतिपरवलय, या उसको इंग्लिश में हाइपरबोला कहते हैं। अब आयताकार अतिपरवलय का मतलब क्या होता है, ये है आयताकार अतिपरवलय। आयताकार अतिपरवलय ये जो आकृति है, देखो, आयताकार अतिपरवलय का यहां मतलब ये है कि इसके नीचे जितने भी आयत बनते हैं, अगर अपन इसके नीचे आयत बनाना चाहें, ऐसे देखो, इसके नीचे जितने भी आयत बनेंगे उन सारे आयतों का क्षेत्रफल एक ही समान होगा। चाहे ये आयत हो, अपन ये मान लेते हैं ये आयत लें या फिर ये आयत लें, जितने भी आयत बनेंगे उन सारों का क्षेत्रफल क्या होगा, एक ही समान होगा। उसको कहते हैं आयताकार अतिपरवलय। तो अपना जो औसत स्थिर लागत वक्र है उसका दूसरा नाम होता है आयताकार अतिपरवलय वक्र। ये अकेला इसी का होता है, इसलिए कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि आयताकार अतिपरवलय वक्र कौन सी लागत का बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आयताकार अतिपरवलय जो औसत स्थिर लागत होती है उसका वक्र होता है, उसकी आकृति आयताकार अतिपरवलय जैसी होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद में अगली अपन पढ़ते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत अर्थात एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो देखो, अल्पकाल में जो कुल परिवर्तनशील लागत के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कुल परिवर्तनशील लागत
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कल अपन ने पढ़ा था टीवीसी के बारे में। तो देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है अगर उसमें उत्पादित मात्रा का भाग दे दिया जाए, तो हमारे पास निकल के आती है एवीसी अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगी कि अल्पकाल में कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादित मात्रा का या क्वांटिटी का भाग देने से जो लागत हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, औसत परिवर्तनशील लागत। सूत्र हो जाएगा एवीसी बराबर हो जाएगा टीवीसी अपॉन क्यू। या अपन दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने औसत स्थिर लागत में ज्ञात किया कि एवीसी बराबर हो जाएगा एसी में से क्या घट जाएगा, यहां घट जाएगा एएफसी। जब एससी में से एएफसी घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगी एवीसी अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, बहुत सिंपल है एकदम। अब इसके बाद में जो लागत है वो होती है हमारी एवरेज कॉस्ट, उसको कहते हैं औसत लागत। औसत लागत एससी। अब देखिए एससी क्या होती है, अल्पकाल में जो कुल लागत होती है, कुल लागत में जब किसका भाग दे दिया जाए, मात्रा का भाग दे दिया, उत्पादित जो मात्रा है उसका भाग दे दिया जाए तो हमें जो लागत प्राप्त होती है उसको क्या कह देंगे, औसत लागत कह देंगे। या अगर अपन बात करें दूसरे शब्दों में तो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए अर्थात जो हमारे पास ये निकल के आए एएफसी और एवीसी, अगर इन दोनों का टोटल कर दिया जाए, एएफसी ऊपर है एएफसी और नीचे अपन ने पढ़ा है एवीसी के बारे में, अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए, टोटल कर दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगी एसी। तो एसी का सूत्र क्या बन जाएगा, एसी बराबर होगा, एक सूत्र तो बन जाएगा टीसी अपॉन क्यू और दूसरा सूत्र बन जाएगा एसी बराबर एएफसी प्लस एवीसी। तो हमारे पास दो सूत्र हो गए, सबके दो दो सूत्र हैं। देखो ऊपर से बात करें अपन एएफसी, फिर अपन बात करें एवीसी और एसी, तीनों को ज्ञात करने के लिए कॉमन जो चीज है वो ये है कि तीनों में ही, तीनों की जो टोटल होती है उसमें क्वांटिटी का भाग दिया जाता है। तो क्वांटिटी का भाग देने से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, एवरेज, उसका औसत प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अपन ने बात की औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत तथा औसत लागत की। अब देखो इसके आगे जो लागत आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होती है हमारी, अगली जो लागत है वो होती है सीमांत लागत। सीमांत लागत उसको कहते हैं अपन एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, देखो मार्जिनल का मतलब होता है कि एक अगली इकाई। तो देखो एक अतिरिक्त इकाई का जब उत्पादन करना होता है, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए उसमें जो लागतें लगती हैं, तो वो सारी लागतें किसमें आती हैं, वो होती हैं उसकी सीमांत लागत। जैसे कि अपन 10 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, पहले 10 इकाई से जब 11वीं इकाई का उत्पादन किया जाता है, तो 11वीं इकाई का उत्पादन करने में जो हमें लागत लगी, जैसे 10 इकाई के उत्पादन में टोटल खर्चा हो रहा है 1000, और अगर अपन 11वीं इकाई का उत्पादन करते हैं तो मान लेते हैं उसमें अगला खर्चा हुआ 90 रुपए, तो 1000 में अगला जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, 90 रुपए का। तो 1000 प्लस 90 1090। तो ये जो देखो सीमांत लागत का मतलब क्या हुआ कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है। जैसे पहले कुल लागत थी हमारे पास 1000 रुपए, अब अगली इकाई का अपन और उत्पादन करते हैं, ये मान लेते हैं 10 इकाइयों का उत्पादन के लिए लगने वाली लागत थी, अगर 11वीं इकाई का उत्पादन करते हैं तो उसमें जितनी लागत उस टोटल कॉस्ट में ऐड होती है उसको कहते हैं सीमांत लागत। तो इसका एक तो सूत्र हो जाएगा एमसी बराबर डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। अब देखो डेल्टा क्या है, डेल्टा है परिवर्तन, डेल्टा हमेशा अपने यहां परिवर्तन को दर्शाता है। तो डेल्टा टीसी, तो टोटल कॉस्ट में कितना परिवर्तन हुआ और उसका अनुपात किसके साथ में है, क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ है। क्वांटिटी मतलब पहले अपनी क्वांटिटी कितनी थी और अब अपन क्वांटिटी में कितना परिवर्तन कर रहे हैं,
भाई क्वांटिटी कितनी, कौन क्वांटिटी में कितना बदलाव हुआ है। जैसे पहले अपनी टोटल कॉस्ट थी, मान लेते हैं 1000 टीसी थी। अब देखो 1000 से बढ़कर मान लेते हैं ये हो गई अपनी 1100। समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं 1100। तो देखो परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा यहां परिवर्तन को दिखाता है। तो देखो परिवर्तन कितना हुआ है, ये टीसी थी पहले, अब इसमें कितना परिवर्तन हुआ है कि ये 1100 हो गई। 100 का परिवर्तन हुआ है तो अपन यहां रखेंगे 100। और ये जो परिवर्तन है ये तो आ गया डेल्टा टीसी का मान, अर्थात टीसी में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब देखो डेल्टा क्यू अर्थात उत्पादित मात्रा में कितना बदलाव हुआ। पहले मान लेते हैं ये जो टीसी थी, ये जो टोटल कॉस्ट है 1000, ये थी 10 इकाइयों के लिए। अब देखो 10 इकाइयों से अपन ने एक और अगली इकाई का उत्पादन करना था, एक और अगली इकाई का उत्पादन किया, तो इससे हमारी जो टीसी है, भाई टीसी चेंज हो गया, हमारी 1100 हो गई, तो डेल्टा टीसी अपन ने निकाल लिया, 100 रुपए का बदलाव हुआ है। वैसे ही अपन 11वीं इकाई अर्थात एक इकाई इसमें और जुड़ी है, तो डेल्टा क्यू क्वांटिटी में कितना बदलाव हुआ, 1 का बदलाव हुआ है, तो 1 तो बराबर आ जाएगा 100/1, 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 का 100। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई, इसमें मार्जिनल कॉस्ट हुई 100 रुपए। तो देखो समझने की बात यह है कि डेफिनेशन के हिसाब से समझ में आ जाता है कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि अपन देखते हैं कि जैसे कि हम तीनों के बारे में पढ़ा, जैसे अपन ने पढ़ा एबीसी के बारे में, अपन ने पढ़ा एससी के बारे में, अपन ने पढ़ा एमसी के बारे में। एक डायग्राम के द्वारा इन तीनों को एक जगह कनेक्ट करते हैं। तो देखो एससी वक्र, एबीसी वक्र और एमसी वक्र, तीनों जो वक्र हैं, तीनों वक्रों की आकृति अंग्रेजी का जो यू अक्षर होता है, अंग्रेजी में अपन यू अक्षर लिखते हैं, लगभग उसके जैसी होती है। तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन, कि जैसे कोई भी एक वक्र दे दिया आपको डायग्राम में, या फिर आपको ये पूछे कि अंग्रेजी के यू आकार के जैसे आकृति कौन से वक्रों की होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा जैसे एवरेज कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है। ये जो तीनों वक्र हैं इनकी आकृति अंग्रेजी के यू आकार की होती है। अब देखो अगर थोड़ी सी अपन बात करें इनमें संबंध की, तो एसी वक्र से ऊपर स्थित होता है आपका एबीसी वक्र, और जो एमसी वक्र होता है मार्जिनल कॉस्ट होती है। जब आप सारणी से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्जिनल कॉस्ट होती है वो जल्दी से तो गिरती है, सबसे तेज गति से गिरती है। देखो यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा है, और सबसे तेज गति से गिरने के बाद में न्यूनतम बिंदु पे होके जहां तक गिरती है उसके बाद में बहुत तेज गति से बढ़ती है, और एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के निचले भाग को काटते हुए उनसे पहले ही क्या हो जाती है, बढ़ भी जाती है। तो देखो गिरती भी सबसे तेज है और बढ़ती भी इनसे सबसे तेज है, तो ये इसमें रिलेशन हो गया। और अपन अलग से बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट व एवरेज कॉस्ट, एससी में संबंध। मार्जिनल कॉस्ट व एवरेज कॉस्ट में क्या संबंध है, तो अपन बनाते हैं एक बार फिर से। देखो ये है एससी वक्र, ये है एमसी वक्र, एससी व एमसी, यहां मात्रा। इनमें क्या संबंध है, तो देखो डायग्राम में देखने से ही पता चल रहा है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है उसको काटते हुए, तो प्रारंभ में क्या होता है कि एमसी व एसी दोनों गिर रही हैं। भाई प्रारंभ में देखो दोनों नीचे की ओर आ रहे हैं, दोनों वक्र, तो दोनों गिरते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट की तुलना में अधिक तेज गति से गिर रहा है। भाई देखो यहां ये दोनों गिर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट भी नीचे आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी नीचे आ रहा है, पर ये इसकी बजाय एवरेज कॉस्ट की बजाय मार्जिनल कॉस्ट इससे तेज गति से नीचे आ रहा है। और तो ये एक संबंध तो ये हो गया कि दोनों ही गिरते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट की तुलना में तेज गति से गिरता है, इसलिए एमसी वक्र एसी वक्र के क्या होता है, नीचे स्थित होता है, अर्थात एसी वक्र ऊपर है, एमसी वक्र नीचे है। अब देखो इसके बाद में द्वितीय स्थिति ये होती है कि जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है, यहां से मार्जिनल कॉस्ट वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो एसी के न्यूनतम भाग, इसका जो मिनिमम, इसका जो नीचे वाला भाग है एसी का, उसको काटते हुए गुजर जाता है। तो यहां ये दोनों, जहां ये दोनों आपस में काटेंगे वहां दोनों क्या हो जाएंगे, एमसी बराबर है एसी के।
इसके बाद में दो स्थितियां हो गई, इसके बाद में तीसरी स्थिति है अंत में मार्जिनल कॉस्ट व एवरेज कॉस्ट दोनों बढ़ रहे हैं। देखो यहां से दोनों बढ़ रहे हैं, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, दोनों बढ़ते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट की तुलना में क्या होता है, तेज गति से बढ़ रहा है। ये तो यहां ये स्थिति हो जाएगी कि यहां एमसी बड़ा है एसी से। तो ये तीन स्थितियां होगी दोनों में संबंध की, ठीक है, कि पहले दोनों गिरते हैं और दोनों गिरने में एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट की बजाय धीरे गिरता है, इसलिए इससे ऊपर स्थित होता है। फिर मार्जिनल कॉस्ट जहां मिनिमम होता है उसके बाद में ये बढ़ना स्टार्ट होता है और एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम भाग या नीचे वाले भाग को काटते हुए ऊपर गुजरता है। जहां काटते हैं वहां दोनों बराबर हो जाते हैं, एमसी और एसी वक्र दोनों बराबर है। इसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट की तुलना में अधिक तेज गति से बढ़ता है, इसलिए ये मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर स्थित होता है। तो ये इनमें दोनों में क्या हो गए, संबंध हो गए। तीन अपन अलग अलग स्थितियों के आधार पर इनके संबंधों को समझा दिया है। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इनके बारे में पढ़ा अपन ने एक डायग्राम में तीनों को। फिर अपन ने पढ़ा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में आपस में क्या संबंध होता है, इसको पढ़ा अपन ने।